वो सेमिनारों में कुछ और होंगे और अदालतों में के फैसलों में कुछ और होंगे। और हम लगातार देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के सवाल पर जिस तरीके से फैसला आया है, वो फैसला सिर्फ मायूस करने वाला नहीं है। अदालतें सिर्फ फैसले देके मायूस नहीं कर रही हैं, बल्कि अदालतें अपने फैसलों के जरिए आज की तारीख में फांसीवादी राजनीति को हिंदुस्तान में स्थापित करने का इंस्ट्रूमेंट बन गई है और उनके जरिए हिंदुस्तान के अंदर फैसिस्ट निजाम को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उनसे मोहर लगवाई जा रही है। इस चुनाव आयोग को बनाने का बिल पास किया जा रहा है, वो चुनाव आयोग क्या कोई निष्पक्ष चुनाव, गैर जानिबदार चुनाव कराएगा जिसमें वजीर आजम को कमेटी में, जिस इलेक्शन कमीशन को चुने वजीर आजम, एक वजीर सरकार का और एक अपोजिशन का लीडर, वो बेचारा माइनॉरिटी में होगा, एक होगा। इलेक्शन कमिश्नर तो वही बनेगा जो कहेगा कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। जमहूरियत जिंदगी जीने का तरीका है। हम अपने निजी जीवन में भी लोकतांत्रिक होते हैं, सिर्फ वोट डालने भर का लोकतंत्र नहीं है। वो तो लोकतंत्र आपको तानाशाही फस्ताई निजाम अभी आपको दे रहा है, और शायद मेरे ख्याल से 2024 में अगर ये वापस आए तो ये 24 का चुनाव इस मुल्क का आखिरी चुनाव है, आपको आगाह कर रहा हूं। आप देखेंगे कि इस संविधान के रहते हुए इस संविधान को इसी संविधान के जरिए खत्म किया जाएगा। 2014 के बाद जिस मुल्क में हम जी रहे हैं उसमें ये संविधान, ये आईन, ये लोकतंत्र, ये समाजवाद, ये संघीय गणराज्य और वो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर, ये सब तो सेकुलर होना तो खैर गाली हो गया है। गलती से भी आप अपने को सेकुलर मत कह दीजिएगा। आज के इस सम्मेलन की, समागम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी जनाब सदर मोहतरम, मंच पर मौजूद तमाम हमारे बुजुर्ग को रास्ता दिखाने वाले संघर्षों के तमाम साथी, मंच में हॉल में मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माओ बहनों, इलाहाबाद के तमाम बुद्धिजीवी समाज के, नागरिक समाज के हिस्सा तमाम दानिश्वर लोग, आप सबको मैं अपनी जमात के अव्वल की तरफ से इखलासी सलाम करता हूँ, आपका क्रांतिकारी करता हूँ और आपको शुक्रिया कहता हूँ कि आपने मुझे इलाहाबाद में बुलाया, कम से कम बाबा जी के प्रयागराज में नहीं बुलाया। तो आपको इसलिए शुक्रिया कहता हूँ कि आपने मुझे इलाहाबाद में बोलने का मौका दिया। अमृत काल चल रहा है और उस अमृत की बरसात अभी हमने कल देखा कि इस देश में ओलंपिक में कुश्ती में, महिलाओं की कुश्ती में अकेली गोल्ड मेडलिस्ट इस हिंदुस्तान की, स्वर्ण पदक विजेता जिसने सोने का तमगा जीता, उस अमृत काल का शिकार हुए। रोते हुए, शायद उसका भी बेस्ट आना बाकी था। उस खेल में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इस मुल्क को, उसको अभी बहुत कुछ देना था, लेकिन कल रोते हुए उसने अपने कुश्ती के जूते अमृत काल के देवता के मुंह पर फेंक दिए। और मैं चाहता हूं कि आप सब
उन फेंके गए जूतों को उठाकर बार बार उस तानाशाह के मुंह पर फेंकते रहे, जिसके अमृत काल में बेटियां रो रही हैं, जिसके अमृत काल में जुल्म सर चढ़कर बोलता है, इंसाफ गुम हो गया है, और जमहूरियत की सबसे बड़ी जो ऐवान है इस मुल्क का, संसद, उससे लोगों को बाहर कर दिया गया है, नुमाइंदों को। सवाल नहीं पूछना चाहती है। मैं जिस बात को कह रहा हूं वो ये है कि 2014 के बाद जिस मुल्क में हम जी रहे हैं उसमें ये संविधान, ये आईन, ये लोकतंत्र, ये समाजवाद, ये संघीय गणराज्य और वो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर, ये सब तो सेकुलर होना तो खैर गाली हो गया। गलती से भी आप अपने को सेकुलर मत कह दीजिएगा, वरना लिंच कर दिए जाइएगा, बाहर लिंच कर दिए जाइएगा। वो सब इस मुल्क में फैसिस्ट तानाशाही का, कारपोरेट कम्युनल फैसिज्म का शिकार हो गए। इस मुल्क में फांसीवाद ने, हमने जब उस वक्त कहा कि इस मुल्क में फांसीवाद आ गया, तो हमारे तमाम साथियों ने कहा कि नहीं, आपका मूल्यांकन, आपके समझ का, आपकी राजनीति का, आपकी जमात का मूल्यांकन अभी अतिरेक में है, ज्यादा है, अभी फांसीवाद नहीं आया। हमारे ही वामपंथी मित्रों ने कहा, हमारी ही दूसरी बिरादराना पार्टियों ने कहा कि अभी फांसीवाद नहीं आ गया है, अभी आप ज्यादा आगे जाके बातें कर रहे हैं। हमने कहा, आपको क्या फांसीवाद के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप गुजरात की लेबोरेटरी से जो फार्मूला तैयार करके निकाला गया है 2002 में, और जो 2014 में दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच गए हैं, उस फार्मूले का जो प्रोडक्ट है, वो जो पहुंच गए हैं, आपको उनकी शक्ल में इस मुल्क में फांसीवाद नहीं समझ में आ रहा है। आपको एक एक करके सारे हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त होती हुई नहीं दिख रही है, या उस तरफ जाती नहीं दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि शायद अभी ये कहना जल्दी होगा। हमने कहा, लेकिन हमको तो ये लगता है कि हिंदुस्तान में फांसीवाद दस्तक नहीं दे रहा है। फांसीवाद ने इख्तिदार को टेक ओवर कर लिया है, पावर को टेक ओवर कर लिया है, और आपको जल्दी ही महसूस होने लगेगा कि हिंदुस्तान में फैसिज्म, हिंदुस्तान में फुस्ताई निजाम कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो संविधान है, अभी तो संविधान का राज चल रहा है, और अगर संविधान है तो आप कैसे कहते हैं कि, मैंने कहा कि अब आप देखेंगे कि इस संविधान के रहते हुए इस संविधान को इसी संविधान के जरिए खत्म किया जाएगा। और 2014 से 2023 आते आते आज हम सब इस जगह पहुंच चुके हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत खत्म हो गई। जमहूरियत का सबसे बड़ा अख्तियार क्या है? अपने नुमाइंदे चुनना भर नहीं। जमहूरियत जिंदगी का मिजाज है, जमहूरियत जिंदगी जीने का तरीका है। हम अपने निजी जीवन में भी लोकतांत्रिक होते हैं, सिर्फ वोट डालने भर का लोकतंत्र नहीं है। वो तो लोकतंत्र आपको तानाशाही फुस्ताई निजाम अभी आपको दे रहा है, और शायद मेरे ख्याल से 2024 में अगर ये वापस आए तो ये 24 का चुनाव इस मुल्क का आखिरी चुनाव है, आपको आगाह कर रहा हूं। हम सबको समझ लेना चाहिए कि उसके बाद शायद ये मौका भी आपको नसीब नहीं होगा। तो वो लोकतंत्र जो मिजाज का, जो आदमी के मिजाज का लोकतंत्र का,
जनता का मिजाज था, उस मिजाज को बदला जा रहा है। इस मुल्क में लोग कहते हुए मिलते हैं कि इस मुल्क को एक हिटलर की जरूरत है, इस मुल्क को चलाने के लिए हिटलर की जरूरत है, और हिटलर की तारीफ करने वाले लोग इस मुल्क में खुलेआम घूम रहे हैं। सोचिए कैसे मिजाज को बदला गया है इस मुल्क में। एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट से लोगों को इस सड़कों पर सवाल पूछना तो गुनाह और जुर्म था ही। भाई तानाशाह को सवाल नहीं पसंद होती, उसको जी हुजूरी पसंद होती। उसके यहां हो जो तुमको पसंद, हम वही बात करेंगे, इस तर्ज पर वहां पर हुकूमतें चलती हैं। इस मुल्क में सारी जमहूरी तंजीमें, सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक एक कर ध्वस्त कर दी गई। चुनाव आयोग खत्म हो गया। आज चुनाव आयोग आप क्या समझते, जिस चुनाव आयोग को बनाने का बिल पास किया जा रहा है, वो चुनाव आयोग क्या कोई निष्पक्ष चुनाव, गैर जानिबदार चुनाव कराएगा जिसमें वजीर आजम हो कमेटी में, जिस इलेक्शन कमीशन को चुने वजीर आजम, एक वजीर सरकार का और एक अपोजिशन का लीडर, वो बेचारा माइनॉरिटी में होगा, एक होगा। इलेक्शन कमिश्नर तो वही बनेगा जो कहेगा कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा इस मुल्क में। आप अदालतों में इंसाफ ढूंढ रहे थे, अदालतों के फैसले देखिए। कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। और माफ कीजिएगा, जो आपके नए फाजियों उज्जा हैं इस मुल्क के चीफ जस्टिस, कुछ लोग उनके अंदर इस मुल्क की लोकतंत्र और इस मुल्क की न्याय प्रणाली की रक्षा ढूंढ रहे थे, न्याय प्रणाली की गरिमा को वापस होता देखना चाह रहे थे। हमने उस वक्त भी कहा था कि उनका रास्ता भी गोगोई का रास्ता है, दीपक मिश्रा का रास्ता है, बस जरा सा हट कर है। वो सेमिनारों में कुछ और होंगे और अदालतों में के फैसलों में कुछ और होंगे। और हम लगातार देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के सवाल पर जिस तरीके से फैसला आया है, वो फैसला सिर्फ मायूस करने वाला नहीं है। अदालतें सिर्फ फैसले देके मायूस नहीं कर रही हैं, बल्कि अदालतें अपने फैसलों के जरिए आज की तारीख में फांसीवादी राजनीति को हिंदुस्तान में स्थापित करने का इंस्ट्रूमेंट बन गई है, और उनके जरिए हिंदुस्तान के अंदर फैसिस्ट निजाम को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उनसे मोहर लगवाई जा रही है। हम फांसीवाद के एजेंडे को लागू करेंगे और तुम उसके ऊपर अदालत की मोहर लगाना, और तब हम कहेंगे क्या आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है तो आप गद्दार हैं। और अभी जब पूरा अपोजिशन सवाल ही पूछना चाहता था ना, तो सड़कों पर तो सवाल पूछना इस मुल्क में हमने 2014 से देखा कि मना हो गया। मना तो कई बार हुआ इस मुल्क में, हमने बरतानिया की हुकूमत में भी देखा था। और इसी इलाहाबाद के अकबर इलाहाबादी साहब ने, अब मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपने मुझे इलाहाबाद में बुलाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अभी तक वो अकबर इलाहाबादी हैं, अकबर प्रयागराजी नहीं हो पाए। तो लॉर्ड कर्जन ने हिंदुस्तानियों को बंगाल के बंटवारे के सवाल पर बेवकूफ कहा ये बेवकूफ है। सवाल उठ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे लोग कि बंटवारा क्यों, क्या मकसद क्या है बंटवारे का, बंटवारा आपने किया है, उस खेल को हम समझते हैं। तो अकबर इलाहाबादी साहब ने लॉर्ड कर्जन के मार्फत बरतानवी तख्त को खबर भेज दी थी कि बेशक हम हैं बेवकूफ, लेकिन आप भी तो हैं बेवकूफों के बादशाह। तो सवाल पूछना कभी भी तानाशाहों को मंजूर नहीं था। इस मुल्क ने देखा इंदिरा गांधी को भी सवाल पूछना मंजूर नहीं था,
लेकिन हमने सवाल पूछा, अंग्रेजों से भी सवाल पूछे उनकी हुकूमत के खिलाफ, और जब इस हुकूमत से हमने सवाल पूछे तो आपने देखा कि इस मुल्क में सवाल पूछने के लिए एनआरसी और सीए के नाम के खिलाफ कितनी बड़ी तहरीक खड़ी हुई कि वो हुकूमतें जो ख्वाब देख रही थी कि वो हमारी शहरियत तय कर देंगी, वो बिल जो ठंडे बस्ते में कानून गया तो अभी तक उस ताकत से, सवाल पूछने की ताकत से वो बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन पार्लियामेंट से 150 एमपी बाहर निकाल दिए क्योंकि उन्होंने पूछ लिया सवाल कि हम सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना ही तो तानाशाह के लिए बवाल है। सवाल नहीं सुनना चाहता तानाशाह। और इस मुल्क का मॉडल क्या है, इस मुल्क की हुकूमत का मॉडल क्या है? जर्मनी के, हिटलर के, ये जर्मनी का आर्यन शुद्धता का, थर्ड राइट की सत्ता का सवाल, थर्ड राइट के कामयाबी और कायम होने का सवाल। इस मुल्क में एक तरफ जहां बड़ी दुरभिसंधि है, एक तरफ जहां इस मुल्क में फांसीवाद का जो मॉडल है वो हिटलर और मुसोलिनी का मॉडल है, और दूसरी तरफ इस मुल्क में जो उस फांसीवाद के मॉडल को एग्जीक्यूट करने का, लागू करने का मॉडल है, वो मॉडल इजराइल के जियोनिस्ट सरकार का मॉडल है, जियोनिस्ट मॉडल है। आप देखिए इस मुल्क में हमसे कुछ गलतियां हुई है, मानना होगा। जयप्रकाश जी के आंदोलन में, उसके पहले संवित सरकारों में बीजेपी को शामिल करना, हम समाजवादी साथियों से भी कहेंगे कि इस पे सोचना होगा, आपको तस्लीम करना होगा कि हमसे गलती हुई। संवित सरकारों में आरएसएस को, बीजेपी को शामिल करना, ये फासिस्ट हैं और ये हर दर्जे के मौका परस्त अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, और ये अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई भी चोला पहन के किसी भी केचुल को उतार कर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये संवित सरकारों का इन्होंने इस्तेमाल किया, इन्होंने जनता पार्टी का संपूर्ण क्रांति के नारे का इस्तेमाल किया, और सांप, आस्तीन में सांप पाला। हमने आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौर में तमाम आधुनिक प्रगतिशील लोगों ने आस्तीन में सांप पाला, और वो सांप आज अजदहा बन गया, भस्मासुर बन गया, और आज पूरे मुल्क को हड़प लेना चाहता है। ये गलती हुई। अगर, और अभी भी वक्त था, उसके बाद हमने वीपी सिंह के सरकार में देखा, फिर इन्होंने मौका तलाशा और 2 से 84-85 पहुंच गए। ये कोई मौका नहीं छोड़ते, और आज जब इनके हाथ में पूरी तरह इख्तिदार आ गया, तब ये अपनी असली शक्ल में आए। और वो जो गोविंदाचार्य सियासी मरहूम, सियासत में वो दिवंगत हो गए बेचारे, वो जो मुखौटा और मुख भी बताया करते थे, तो अटल बिहारी का मुखौटा चला गया, और असली वाला फांसीवादी मुख जो है, चेहरा, अब वो सामने है आपके, और अपनी पूरी बेहयाई और बेशर्मी के साथ। अच्छा, उसका जो टारगेटेड ग्रुप है, उसका जो टारगेटेड ग्रुप है, वो टारगेटेड कम्युनिटी कौन सी है? मैं महसूस करता हूं कि इस मुल्क में अकलियत में पैदा होना, मुसलमान होना, अब एक गुनाह जैसा हो गया है। जहां पे मुल्क को पहुंचा दिया गया है, असमें ये फांसीवाद खड़ा किस पर होता है? फांसीवाद हमेशा, जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा की, उस समाज का जो सबसे कमजोर या कमतर तबका होगा, उसके खिलाफ नफरत पैदा करेगा, नफरत पैदा करके अपने हक में अक्सरियत को जुटाएगा, और उन सारे मुद्दों से ध्यान हटा देगा। इस मुल्क में अभी 3 सूबों के चुनाव हुए, फैसले आपके सामने हैं। 5 सूबों के चुनाव हुए,
3 का फैसला, बड़े सुबह के फैसले आपके सामने हैं। कुमुदी जी ठीक कह रही थी कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व से कमलनाथ बागेश्वर धाम बाबा से पर्ची निकाल के चुनाव जीतना चाहते थे, और बघेल साहब राम पथ बनवाकर, कौशल्या मंदिर बनवाकर चुनाव जीतना चाहते थे। अरे साहब, कांग्रेस के लोगों, अब तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का रास्ता छोड़ो, वरना कोई नाम लेने वाला भी न बचेगा। जो तुम सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तो असली दुकान तो वहां पर है, बोर्ड लगा हुआ है। आपका ध्यान किधर है? हिंदुत्व की असली दुकान इधर है। लोग माल खरीदने असली दुकान पर जाएंगे, आपकी दुकान पर नहीं है। कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए, कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए। आप सोचिए इस मुल्क में क्या माहौल है। कल अमित शाह साहब, परसों शायद, उन्होंने अपोजिशन विहीन पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी सब कुछ बदल डाला। अभी मैं उसके बारे में बहुत नहीं जानता, वो कानून के जानकार बताएंगे कि उसका क्या नतीजे क्या होंगे। लेकिन उन्होंने 124A को खत्म कर दिया। कुछ लोग हो सकता है जो खुश हो जाएं कि 124A आईपीसी की राजद्रोह की, लेकिन राजद्रोह खत्म कर दिया, देशद्रोह लागू कर दिया है। और देश कौन बना दिया है? देश मोदी को बना दिया गया है। मोदी को देश बना दिया गया, और मोदी के खिलाफ बोलना ही अब देशद्रोह होगा। इसलिए ज्यादा जेल जाओगे, ज्यादा लंबे वक्त तक रहोगे और ज्यादा भुगतोगे। इनसे कोई उम्मीद नहीं करो। इनके किसी कदम को आप सोचो कि ये कुछ पॉजिटिव करेंगे, तो मैं मानता हूं कि ये कोई पॉजिटिव नहीं करेंगे। ये डिस्ट्रक्टिव लोग हैं। ये पूरी सोच ही इंसान मुखालिफ सोच है, इंसानियत के खिलाफ खड़ी सोच है। इनको इंसानों से नफरत है। और इसलिए जब हिंदुस्तान के जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करता है, तो हिंदुस्तान का वजीर आजम सबसे पहले उछल कर खड़ा हो जाता है फिलिस्तीन के इजराइल के पक्ष में, और कहता है इजराइल की ज़ियोनिस्ट सरकार को अपनी जनता की आत्मरक्षा का अधिकार है। तो फिलिस्तीन की जनता को क्या भी अधिकार नहीं है? 70 सालों से वो आत्मरक्षा के अलावा कोई दूसरा कर रहे हैं क्या? मैं आपके इस समागम से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी शायद अभी कानून बनाया गया है। इस मुल्क में उत्तर प्रदेश से लेके, झारखंड से लेके, बिहार, आसाम, बंगाल, महाराष्ट्र, कौन सा हिस्सा ऐसा बचा जहां पर मजहब और जात की बुनियाद पर लोगों को पकड़कर, घेर कर, पीट कर नहीं मारा गया? आपने क्या लोगों को, हुकूमतों को, हमारे वजीर आजम को बोलते हुए देखा? इस मुल्क में गाय का गोबर कीमती है, इंसान की जान कीमती नहीं है। और हमारा टेम्परामेंट बनाया जा रहा है ऐसा, हमको रोज समझाया जा रहा है कि ये ज्यादा जरूरी काम है। आप सोचिए, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर हमें ट्रेन में चलने में अब डर लगता है, बाजार में खरीदारी करते हुए दुकानदार से मोल भाव करते हुए डर लगता है, बस में भरी हुई बस में सफर करते हुए टेलीफोन पर हमें सलाम करने में डर लगता है। हमको जैसे ही हम कहते हैं जी सलाम, हमको अगल बगल के वाले घूम के ऐसे देखने लगते हैं कि कोई सलाम वाला भी बैठा है। माफ कीजिएगा हमारे साथ दोस्तों, यहां बैठे, हॉल में बैठे हुए तमाम दोस्तों, माफ कीजिएगा, इस मुल्क में अकलियत जिस हाल में जिंदगी जीने के लिए ढकेल दी गई है, एक दिन उस जिंदगी को जी कर देखिए, आपको समझ में आएगा कि उनकी तकलीफ क्या है, वो किस हालत में पहुंचा दिए गए हैं। आप सोचिए, ट्रेन के अंदर आरपीएफ का सिपाही ढूंढ ढूंढ के शिकार करता है, और कहते हुए शिकार करता है कि ये मोदी और योगी का समाज बनाना है, मोदी और योगी रहेंगे इस देश के अंदर, और ये इनको तो यहां से पाकिस्तान भेज देंगे। लेकिन सिर्फ बात यही नहीं है, मुसलमान और ईसाई
ये तो टारगेटेड ग्रुप हैं जिनको दिखाकर पूरे मुल्क में नफरत पैदा करके वोट बटोरना है, लोगों को पोलराइज करना है। लेकिन दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा ओबीसी भी निशाने से बाहर नहीं है, क्योंकि ये फासीवाद जिस राज को बनाना चाहता है वो ब्राह्मणिकल स्टेट है, वो ब्राह्मणिकल स्टेट है। जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र के अंदर चमार कहां है? उस हिंदू राष्ट्र के अंदर दलित कहां है? उस हिंदू राष्ट्र के अंदर अति पिछड़ा कहां है? मोदी जी उसको सिर्फ टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते हैं। उस दलित को आज भी घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके नौजवान अगर मूछ रख लेंगे तो मूछ मोड़ दी जाएगी। उसके नौजवान अगर गांव में साइकिल से चलकर जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी। उसका नौजवान अगर इंजीनियर हो गया और टाई लगाकर गांव में चला जाएगा तो उस नौजवान की हत्या कर दी जाएगी। वो नौजवान अगर अंतरजातीय विवाह कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी लाश नहर के किनारे या रेल की पटरी पर पड़ी जाएगी। वो नौजवान अपने दफ्तर में डॉक्टर अंबेडकर अपनी दरजा के बाहर बैठे हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई। मैंने पढ़ा पिछले दिनों, पर्ची आई हुई है, मतलब आप लोग परेशान मत होइए, मैं खत्म करूं। डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, देव भाषा है। अब देव भाषा कोई दलित कैसे पढ़ता? तो डॉक्टर अंबेडकर ने वैकल्पिक विषय के बतौर शायद फारसी चुनी भाषा में, और कहते हैं कि उस वक्त उनको जितने नंबर मिले फारसी में, उस वक्त तक किसी को फारसी में उतने नंबर नहीं मिले। डॉक्टर अंबेडकर को तो दर्जा के बाहर बैठाया गया था, लेकिन अंबेडकर और गांधी के मुल्क में दलितों को आज इस मुल्क के बाहर करने की तैयारी हो रही है। और अगर दलित इस नहीं समझ पाया तो आप समझिए कि खतरा बढ़ा, खतरा बढ़ा। और मायावती जैसी किसी फोर्स से कोई उम्मीद नहीं करी। मायावती जी करीब करीब होस्टाइल हो चुकी हैं, सरेंडर कर चुकी हैं, सरेंडर कर चुकी हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दिल में तकलीफ है माशरे के हालात देखकर, लोगों के ऊपर चढ़े हुए मजहब के बुखार को देखकर। और मजहब का बुखार नहीं, नफरत का नशा है। सरकारें कुछ कर दे, आपके हाथ से रोटी का निवाला छीन ले, आपकी थाली खींच ले, आपके जिस्म का कपड़ा खींच रही है सरकारें। पूरे मुल्क के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं। आप सोचिए, इलाहाबाद में अशरफ अली फातमी साहब का घर ढहा दिया जाता है, और हम पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि लोग बुलडोजर की हिमायत। ये बुलडोजर आया कहां से है? ये बुलडोजर जियोनिस्ट इजराइल से आया है, जो इजराइल के लोग फिलिस्तीन की बस्तियों पर, फिलिस्तीनियों की बस्ती पर और जबरदस्ती ऑक्यूपेशन करते थे, वहां पर बुलडोजर चलाते थे। इनका सपना हिंदुस्तान में फुस्ताई निजाम बजरिए इजराइल कायम करना है। ये इजराइल की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तकलीफ है, बहुत सारे सवाल हैं, खूब मीटिंगें हो रही हैं, खूब बातें हो रही हैं, लेकिन क्या अवाम के अंदर, जनता के अंदर इन सवालों पर हम कोई बेदारी, जन जागरण कर रहे हैं, बेदारी पैदा कर पा रहे हैं? और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आप एक के बाद दूसरी मीटिंग कीजिएगा, दूसरी के बाद तीसरी मीटिंग कीजिएगा, और उसके बाद चौथी मीटिंग नहीं कर पाइएगा, या तो जेल चले जाइएगा या तो घर चले जाइएगा, निजाम पर उनका कब्जा रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर इन मीटिंगों से कुछ निकले, कुछ बदले, तो फैसले कीजिए इन मीटिंगों से कि 24 के पहले 23 खत्म हो रहा है, 24 में इस मुल्क में जमहूरियत का आखिरी टेस्ट है, आखिरी इम्तिहान है। उस
इम्तिहान के पहले हम तैयारी करेंगे और उन ताकतों को इस मुल्क के इख्तिदार से, उन ताकतों के हाथ से इख्तिदार छीन लेंगे जिनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं, हमारे बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। वो जो इस मुल्क के अंदर, अब संविधान जो कहते हैं संविधान बदल देंगे, हो सकता है बदल दें, मुझे तो लगता है कि वो संविधान बदलने का खेल नहीं करेंगे, बल्कि इस संविधान के जरिए ही, इस संविधान को बनाए रखकर, इस संविधान में जितनी चीजें कर सकते हैं वो उसको सामने रखकर करेंगे। आर्टिकल 370 इसका नजीर है सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद, तो ये खतरा नहीं उठाएंगे। लेकिन इस मुल्क में, ये मुल्क ज़ॉम्बियों का मुल्क बनाकर छोड़ दिया जाएगा। क्या आप ज़ॉम्बी मुल्क में रहना चाहते हैं? क्या आप नफरत के पुतलों का मुल्क बना देना चाहते हैं? और ये सियासी जमातें, इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुल्क कहां जा रहा है। ये सीट के लिए लड़ रही हैं, ये सीट के लिए लड़ रही हैं। अरे ये पेड़ पूरा नीम का पेड़ काट के गिराया जा रहा है और तुम दातुन के लिए लड़ रहे हो। नीम का पेड़ बचाओ तब तो दातुन मिलेगी, तुम सीटों के लिए लड़ रहे हो, वोट के लिए लड़ रहे हो। और एक बात समझ लीजिए, फुस्तायत, फासीवाद चुनाव से आ जरूर जाता है, लेकिन दुनिया की तारीख है कि चुनाव से जाता नहीं है। फासीवाद को हराना है तो सड़कों में आकर इसको घेर के मारो, तब ये संसद में मरेगा। संसद में ये तब मरेगा जब सड़क पर घेर के मारा जाएगा इसको। तो आपसे यही कह के कि आपने मुझे इलाहाबाद में बुलाया, आपसे उम्मीद करेंगे कि हम 24 के पहले जितनी कोशिश आवाम के बीच में कर सकते हैं, इनकी सियासत को सिखाने, समझाने की, बताने की, इनकी जन विरोधी नीतियों को समझाने की, इनके झूठ को समझाने की, वो हम करेंगे। क्योंकि हम तब तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत बाकी है। ये कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, नागरिक समाज की एकता जिंदाबाद, समाजवादियों और वामपंथियों की होने वाली एकता जिंदाबाद।